नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्म न्यूज़ 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। डबल मनी मामले में सोमेंद्र कंकराने सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिका हुई मंजूर। डबल मनी मामले के आरोपी अजय तिड़की के ठिकाने से पुलिस ने की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की नकदी की बरामद। 35 लाख रुपए गबन के मामले में सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक सहित 3 कर्मचारी को 10-10 वर्ष का कारावास। बालाघाट लालबरा बिरसा में पूरी हुई उपसरपंच निर्वाचन की प्रक्रिया। वारासोनी में बुधवार को चुना जाएगा जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष। मीडिया कर्मियों की मुहिम लाई रंग। दिव्यांग को कलेक्टर ने दी आधे घंटे के भीतर अतिथि शिक्षक की नौकरी। और न्यूज के अंत में देखिए पद्मेश इंस्टा रील कॉन्टेस्ट के दूसरे दिन के विजेताओं के रील्स। वारासोनी तहसील में बारिश का क्रम अनवरत रूप से जारी है, जिसके चलते क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नालों पर बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। वारासोनी से लालबरा होते हुए जबलपुर मार्ग को जोड़ने वाले टोंडिया नाला में दोपहर 12 बजे खेतों का पानी उतरने से बाढ़ आ गई, जिससे आवागमन काफी प्रभावित हुआ। वहीं छोटे दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन पुल के दोनों ओर काफी संख्या में खड़े दिखाई दिए। हालांकि यात्री वाहनों व बड़े वाहनों ने रिस्क लेकर काफी कड़ी मशक्कत के बाद अपने वाहन निकाले। आपको बताया कि वारासोनी से लालबरा, सिवनी व जबलपुर से सीधे संपर्क से यह मार्ग जुड़ता है। मार्ग पर पुल का निर्माण काफी साल पहले हुआ। हालांकि ग्रामवासियों से सहित नगर के प्रबुद्ध जनों ने मार्ग के निर्माण के समय इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि पुल की ऊंचाई को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भारी बरसात के दौरान बाढ़ का सामना न करना पड़े। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ऐसा हो नहीं पाया, जिसका दंश आज ग्रामवासी भुगत रहे। कहाँ के निवासी भैया? नाले में पानी बाढ़ कब आया? ये 1-2 घंटा पहले ही पड़ा होगा। कहाँ का पानी आता है भैया इसमें? ये सब खेत बाड़ियों का जो निकलता है। भैया जब रोड का निर्माण हो रहा था तो आप लोग मांग की थी इसकी ऊंचाई बढ़ाने जी, तो इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई क्या? नहीं, इसकी कोई भी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, एक भी ऊंचाई नहीं बढ़ी इसकी। जा रहा हूँ। क्या परेशानी होती है नाले पे जब बाढ़ आती है तो? सर यहाँ थोड़ा सा भी पानी आता है। हम लोग ने मांग भी किए थे कि इसको ऊंचा करने की ज़रूरत है करके, लेकिन जब इसको ऊंचा करने की बारी आई तो ऊंचा नहीं किया गया इसको। तो क्या समस्या? थोड़ी सी भी बारिश होती है तो नाले इसके ऊपर से पानी जाने लगता है और आम जनता को आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे पानी कब चढ़ा है? ये अभी मुश्किल से 1-2 घंटा हुआ होगा उसको चढ़ा है। तो पानी बढ़ रहा है क्या अभी? अभी पानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी। यात्री बसें जा रही हैं। जिले के बहुचर्चित डबल मनी केस में गिरफ्तार हुए आरोपियों को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सोमेंद्र कंकराने सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। 11 जुलाई को जमानत याचिका निरस्त हो जाने के बाद आरोपियों की ओर से एक बार फिर जमानत के लिए आवेदन किया गया था। 25 जुलाई को उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संजय द्विवेदी ने दोनों पक्ष को सुनते हुए पीड़ित पक्ष को जमानत दे दी है। 26 जुलाई को न्यायालय ने 9 आरोपियों को 5-5 लाख रुपए की जमानत पेश करने पर उन्हें जमानत पर छोड़ने के आदेश पारित किए। डबल मनी के इस मामले में मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराने समेत सह आरोपी प्रदीप कंकराने, तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, दूसरे आरोपी हेमराज आमाडारे, सह आरोपी मनोज सोनेकर, ललित कुमार, रामचंद्र कालबेले, राहुल बापुरे को जमानत मिली है। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट पुलिस ने 17 मई को सोमेंद्र कंकराने समेत 11 लोगों के विरुद्ध कानून कार्रवाई करते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को कार्रवाई में लिया था। इस मामले में पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए नकदी जब्त किए थे। इस कार्रवाई का क्षेत्र की जनता ने भी जमकर विरोध जताया था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए न्यायालय से मामले की विवेचना के लिए आरोपियों से पूछताछ की अनुमति ली थी। इस मामले में पुलिस ने कई अहम तथ्य जुटाने की बात भी न्यायालय में कही थी, लेकिन लंबी अवधि के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य विवेचना अधिकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके चलते पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष से सहमत होते ही न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने जमानत प्रार्थना को स्वीकृति प्रदान कर आरोपियों को जमानत दे दी है। शासकीय अधिवक्ता और विवेचना अधिकारी नक्सल सेल प्रभारी आदित्य मिश्रा ने आरोपियों को नक्सलियों से संपर्क होने की बात कहकर आगे विवेचना के लिए समय मांगा था। इस तथ्य को गंभीर मानते हुए उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए फैसला सुरक्षित रखकर उसे निरस्त कर दिया गया था।
इस मामले में 25 जुलाई को हुई सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता ने विवेचना के लिए और समय मांगा था, जिस पर न्यायाधीश ने विवेचना पक्ष को जानने के बाद जांच की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने से बिना कोई टिप्पणी किए 26 जुलाई को जमानत के लिए आदेश कर दिया गया। बता दें कि इस मामले में 11 आरोपियों में से 9 की जमानत हो गई है, जबकि 2 आरोपी अजय तिड़के व महेश तिड़के की जमानत नहीं हुई है। उन पर एक और आपराधिक मामला जुड़ गया है। डबल मनी मामले में जेल में कुछ माह से बंद आरोपियों की एक ओर जहां रिहाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों से रुपए बरामद किए जाने का मामला भी सामने आ रहा है। रेणापुर पुलिस के द्वारा ग्राम नंबर टोला निवासी एक महिला के घर से जमीन के अंदर गड़े हुए 2 बैग बरामद किए गए हैं, जिनमें रुपए भरे हुए थे। यह राशि 1 करोड़ 35 लाख रुपए होना बताया जा रहा है। रेणापुर पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना रेणापुर में अपराध क्रमांक 151/2022 धारा 406, 420, 120B के अंतर्गत अग्रिम विवेचना करते हुए बालाघाट पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 2.5 माह पूर्व अजय तिड़के एवं उसके भाई महेश तिड़के के द्वारा पैसों का लालच देकर ग्राम नंबर टोला थाना रेणापुर निवासी निशाबाई कालवेले पति स्वर्गीय भूप सिंह कालवेले उम्र 40 वर्ष के घर पर पैसों से भरे 2 बैग जमीन के अंदर गाड़ कर छुपाए गए थे। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेणापुर पुलिस के द्वारा उक्त आरोपी के घर पर दबिश दी गई, जिसके बाद पूछताछ करने पर महिला के घर से जमीन के अंदर गड़े हुए 2 बैग जिसमें राशि लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। महिला आरोपी निशाबाई कालबेले को विधिवत गिरफ्तारी कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। बैयर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत ने 35,28,000 रुपए के घोटाले में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उकवा के तत्कालीन प्रबंधक चंद्रसेन बिसेन, लिपिक सहायक प्रबंधक गोरीलाल ठाकरे और समिति प्रबंधक बोरन सिंह धुर्वे को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा प्रत्येक को 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उकवा में 26 फरवरी 2013 से 1 अक्टूबर 2013 के बीच समिति प्रबंधक के पद पर आरोपी बोरन सिंह धुर्वे पदस्थ था। कैशियर लिपिक पद पर आरोपी चंद्रसेन बिसेन पदस्थ था एवं सहायक प्रबंधक के पद पर गोरेलाल ठाकरे पदस्थ थे। समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित भी हुई थी कि चंद्रसेन बिसेन ने 20 लाख रुपए का गबन कर लिया है। समाचार की सत्यता की जांच करने हेतु आयुक्त सहकारिता बालाघाट ने 3 अधिकारियों की टीम बनाई थी, जिसमें सहकारिता निरीक्षक M.K. मानेश्वर, सहायक निरीक्षक S.K. बम्बोड़े एवं उप अंकेक्षण रमेश बंसकार को शामिल किया गया था। आयुक्त के निर्देश के अनुसार यह तीनों अधिकारी उकवा समिति गए। वहीं उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि अंशधारियों के द्वारा जमा की गई अमानत राशि में से 35,28,799 रुपए व 80 पैसे का आरोपी ने स्वयं निकालकर उक्त राशियों का गबन कर लिया है। इस मामले में इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 409, 420, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला बैयर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चला, जहां पर अभियोजन पक्ष इन आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त अभियोजक अशोक बाट ने पैरवी की थी। शायद आपने ऐसा बहुत कम ही सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास फरियाद लेकर जाए और आधे घंटे के भीतर उसकी फरियाद सुन ली जाए। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कुछ इसी तरह का वाकया दिखाई दिया, जब बैयर तहसील के बरांचल क्षेत्र में बसे आमाटोला कोयली खापा से दोनों हाथ से दिव्यांग रामदयाल धुर्वे ने अपनी आप बीती कलेक्टर को सुनाई और उसे तत्काल ही अतिथि शिक्षक की नौकरी मिल गई। दरअसल दिव्यांग को नौकरी मिलने के पीछे मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में खबर को कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों की अहम भूमिका है। रामदयाल हर बार की तरह इस बार भी आया था और एप्लीकेशन देकर कलेक्टर कार्यालय के कोने में बैठा हुआ था। दोनों हाथ से विकलांग रामदयाल पर मीडिया कर्मियों की नजर पड़ गई। फिर क्या था, मीडिया कर्मियों को उसने अपनी आप बीती बताई तो मीडिया कर्मियों ने पहल करते हुए उसकी मुलाकात सीधे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से करवा दी। कलेक्टर श्री मिश्रा ने रामदयाल की आप बीती सुनी
और तत्काल ही मीडिया कर्मियों को और रामदयाल को आश्वासन दिलाया कि रामदयाल की समस्या का निदान जल्द हो जाएगा। लेकिन मीडिया कर्मियों के साथ साथ रामदयाल को भी नहीं मालूम था कि आधे घंटे के भीतर रामदयाल को अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार दिए जाने का आदेश हो गया। आपको बता दें कि बैयर के गड़ी आमाटोला कोयली खापा निवासी 28 वर्षीय निशक्त युवक रामदयाल धुर्वे है, जो दोनों हाथ से निशक्त है। नौकरी या रोजगार दिलाए जाने की बात होती है तो यह सामने आता है कि वह शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए या उसे लिखते आना चाहिए। इस पर इस युवक की जब बात आती है तो वह निशक्त युवक दोनों हाथ तो नहीं, लेकिन वह पैरों के जरिए लिख लेता है और पैरों के सहारे लिखकर ही उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यही नहीं, उसके द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक ग्राम आमाटोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत होकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया गया है। इसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल रामदयाल को अतिथि शिक्षक के रूप में रख लिया गया। सर, मेरी समस्या लेकर आया हूँ। क्या है, मैं बचपन से ही बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप जैसे ही मेरा जन्म हुआ था छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरे दादा दादी ने मेरे पालन पोषण किया था, लेकिन 2013 में मेरी दादी माँ भी गुजर गई। अब उसके बाद एक बार मैं फिर से अनाथ हो गया सर जी। मेरे जीवन यापन के लिए तो एक छोटा सा अगर रोजगार मेरे को मिल जाता है तो मैं आगे की जीवन जी सकता हूँ सर जी। मैं ज़रूर हाथ से काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो पैर है उसके माध्यम से ही मैं पढ़ लिख कर 12वीं कंप्लीट की है सर। अच्छा। और इसके पहले ही सन 2014 से 2019 तक गांव के स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला आमाटोला में बच्चों को अतिथि शिक्षक के पद पर पढ़ाया है सर। लेकिन वहां शिक्षक की पूर्ति हो जाने के बाद मुझे निकाल दिया गया था सर। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? शासन से मैं चाहता हूँ सर कि मुझे कोई भी पैर से लिखने वाली अगर छोटी सी रोजगार या किसी ऑफिस में दे दिया जाए तो वापस आ सकता हूँ सर। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप कोई काम करते हैं? जी, वर्तमान में मैं कुछ भी नहीं करता सर। मैं घर में पड़ा रहता हूँ सर। फिर आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है? अब जीवन यापन नहीं होता सर, और खाने पीने में बड़ा तकलीफ है सर। कोई खाना पीना नहीं देती। अब जो देने वाले थे दादी माँ, वो तो गुजर गई। इधर उधर से गांव में घूम घाम के कहीं भी खा पी लेता हूँ। अच्छा, आपके माता पिता ने क्यों छोड़ा था आपका? ऐसा कुछ पता नहीं सर। जन्म से ही जैसे ही मेरे जन्म हुआ बताती थी मेरी दादी माँ, मेरे से पिताजी बहुत नफरत करते थे। मतलब आप कहीं ना कहीं विकलांग है इसको लेकर? सर, पता चला है कि छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं। आपसे कभी संपर्क नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं सर। एक बार 2006 में मैं गया था सर। कितनी उम्र हो गई आपकी? जी, मेरे 28 वर्ष। आप गए थे क्या उनसे मिलने? जी, एक बार गया था सर। तो लेकिन बहुत झगड़ा झांसा करते थे, इस वजह से मेरी दादी माँ मुझे फिर से वापस ले आई। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलाझरी के समीप टबेझरी रोड किनारे नाले में शौच के लिए गए एक व्यक्ति की नाले में डूबने से मौत हो गई। मृतक नरबद आमाडारे 55 वर्ष आंवलाझरी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरबद इतवारी बाजार बालाघाट स्थित एक दुकान में काम करता था। 26 जुलाई दिन मंगलवार होने से नरबद काम करने नहीं गया था और अपने ही घर में था। परिवार के बाकी लोग सब काम करने के लिए गए थे। शाम 6 बजे नरबद अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित टबेझरी रोड किनारे नाले की तरफ शौच के लिए गया था। बताया गया कि नरबद नाला किनारे पैर फिसलने से वह नाले में गिर गया और डूब गया था, जिसे नाले में गिरते हुए कुछ लोगों ने देखा और घर वालों को जाकर बताया। खबर मिलते ही नरबद की बहू वर्षा अन्य लोगों के साथ नाला पहुंची और उसने नरबद को बाहर निकाला। उस समय गाँव के लोग भी आ चुके थे। नरबद उस समय बेहोशी की हालत में था, जिसे तुरंत ही मोटरसाइकिल में जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारासोनी तहसील में बारिश का क्रम अनवरत रूप से जारी है, जिसके चलते क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नालों पर बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। वारासोनी से लालबरा होते हुए जबलपुर मार्ग को जोड़ने वाले टोंडिया नाला में दोपहर 12 बजे खेतों का पानी उतरने से बाढ़ आ गई, जिससे आवागमन काफी प्रभावित हुआ। वहीं छोटे दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन पुल के दोनों ओर काफी संख्या में खड़े दिखाई दिए। हालांकि यात्री वाहन व बड़े वाहनों ने रिस्क लेकर काफी कड़ी मशक्कत के बाद अपने वाहन निकाले। आपको बताया कि वाराणसी से लालबरा, सिवनी व जबलपुर से सीधे संपर्क से यह मार्ग जुड़ता है। मार्ग पर पुल का निर्माण काफी साल पहले हुआ। हालांकि ग्रामवासियों से सहित नगर के प्रबुद्ध जनों ने मार्ग के निर्माण के समय इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि पुल की ऊंचाई को बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भारी बरसात के दौरान बाढ़ का सामना न करना पड़े। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ऐसा हो नहीं पाया, जिसका दंश आज ग्रामवासी भुगत रहे।
कहाँ के निवासी हैं? भैया नाले में पानी बाढ़ कब आया है? ये 1-2 घंटा पहले ही पड़ा होगा। कहाँ का पानी आता है भैया इसमें? ये सब खेत बाड़ियों का जो निकलता है। भैया जब रोड का निर्माण हो रहा था तो आप लोग मांग किए थे इसकी ऊंचाई बढ़ाने, जी तो इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई क्या? नहीं, इसकी कोई भी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई, एक भी ऊंचाई नहीं बढ़ी इससे जा रहा हूँ। क्या परेशानी होती है नाले पे जब बाढ़ आती है तो? सर यहाँ थोड़ा सा भी पानी आता है, हम लोग ने मांग भी किए थे कि इसको ऊंचा करने की ज़रूरत है करके, लेकिन जब इसको ऊंचा करने की बारी आई तो ऊंचा नहीं किया गया इसको। तो क्या समस्या का समाधान थोड़ी करें? सी भी बारिश होती है तो ये नाले इसके ऊपर से पानी जाने लगता है और आम जनता को आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे पानी कब चढ़ा है? ये अभी मुश्किल से 1-2 घंटा हुआ होगा उसको चढ़ा है। तो पानी बढ़ रहा है क्या अभी? अभी पानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी। यात्री बसें जा रही हैं? रोजाना हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। पानी निकासी के इंतजाम न होने के चलते शहर का पानी सीधे निचले इलाकों में जाकर जमा हो रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले वार्ड वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी नगर के वार्ड नंबर 3 के निवासियों को उठानी पड़ रही है, जिसका एक नज़ारा मंगलवार की सुबह हुई तेज बारिश के बाद वार्ड नंबर 3 में देखने को मिला, जहां बरसात का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस गया। बताया जा रहा है कि वार्डवासी पिछले कई वर्षों से रेलवे के पटरी के नीचे से नाला बनाकर पानी निकासी व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ने अब तक नाला निर्माण की पहल नहीं की, जिससे वार्ड में आने वाला पानी रेलवे पटरी के समीप जाकर डंप हो रहा है और रिवर्स होकर लोगों के घर में घुस रहा है। जहां स्थानीय वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए वार्ड में तुरंत ही नाला का निर्माण कराने और पानी निकासी की व्यवस्था बनाकर उन्हें जल भराव से राहत दिलाए जाने की मांग की। समस्या ये यहाँ तो 1 घंटे का अगर पानी अगर आ जाए तो पूरे शहर का मेरे हिसाब से यही पानी उतरता है और ये पूरा देखिए जमा हो जाता है। इससे बड़ी दिक्कत होती है। आज मैंने अपने स्कूल में बच्चे नहीं भी जा पाया। 7 बजे जो पानी आया उससे इतना भराव है कि ना ऑटो वाला आ सक रहा है, ना हम कहीं जा सकते हैं। बड़ी दिक्कत होती है। काफी सालों से यही समस्या बनी हुई है, कभी प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये रेलवे का जो आप बोलो तो नाला बोलो या कुछ भी बोलो, वो तो एक तो पुर गया है। वहाँ का पानी रिटर्न हमारे तरफ आता है। ये पानी उधर जाने चाहिए तो वो पानी इधर आता है। दिक्कत ये होती है दिन भर यहाँ पानी जमा रहता है। कितने मकानों में पानी घुसा जाने के लिए? यहाँ पे कम से कम 7 से 8 मकान है जिनके पानी घुस गया है। पैदल तो आना जाना कर ही नहीं सकते। यहाँ पे काफी दिक्कत है। बहुत तकलीफ है। देखो ना, पूरा पानी भरा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सुबह जब तक गाड़ी दरवाजे में नहीं आ रही तो घर से नहीं निकल पा रही है, स्थिति हो गई। अभी ये भाई को लेने आया मेरे को, ये 12 बज रहा है, अभी घर से अभी निकले पानी के कारण। बस वही हमारा व्यवस्था करा दे रोड की, नाली की, हमारे बच्चे स्कूल समय पे जा पा सके, पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए हमारी। समस्याएं तो सबसे बड़ी पानी की समस्या है, नाली निकासी की समस्या है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी बरसात है तो यहाँ पानी भर गया है। यहाँ पर बरसात के पहले भी कोई निकासी ही नहीं है। वो पानी टंकी जो है वहाँ से अगर पानी खोलते हैं, वो चेक करने के लिए पानी खोलते थे तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है। पूरी गंदगी का पानी यहाँ पर रोडों में आ जाता है, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। हमारे जो मोहल्ले में जो बुजुर्ग हैं, नमाजी हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए सोचते हैं तो उनके ऊपर कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी निकासी है, नाली निकासी की बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो नगर पालिका से निवेदन करेंगे हम कि इसमें ध्यान दें और यहाँ पर निकासी की व्यवस्था। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है और इसके लिए अभी कलेक्टर साहब से भी मैंने बात किया था, लेकिन अभी तक जेसीबी भेजी नहीं गई है यहाँ पर और नगर पालिका थोड़ी लापरवाही कर रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेलवे की वजह से, रेलवे का जो पानी है रेलवे में जाके टिक रहा है और वो बैक मार रहा है, तो ये पूरा वार्डों में घुस रहा है। अभी तो हमने इसके लिए सूचना दी है नगर पालिका को और हम रेलवे से बात करेंगे कि रेलवे अपना जो है कम से कम नाला खुलवाए, तो उससे जो है थोड़ा सा टेम्परेरी अभी लोगों को राहत मिलेगी। नगर पालिका में बात की अभी क्या बोले उन लोगों ने? नगर पालिका भी मैं फोन लगाया था, अभी तक जेसीबी आई नहीं।